इन दिस वीडियो हम फिफ्थ चैप्टर देखेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का फिफ्थ चैप्टर, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं 2021 और 22 के लिए। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ उन्हीं के लिए है वीडियो, 2021 और 22 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पुराना नाम था वो था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। इसका नाम बदल कर दिया गया है दक्षिण एशिया, यानी साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें मैं मेनली रीड नहीं करूँगा, मैंने रीड कर चुका हूँ बहुत बार और पढ़ा भी चुका हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन बस करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है दक्षिण एशिया, व्हाट इज़ साउथ एशिया, साउथ एशिया है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान। जो साउथ एशिया है उसमें 8 कंट्रीज आती हैं। स्पेशली मैं बोलूँ, पहले 7 आती थी लेकिन अब 8 हैं, 8 कंट्रीज आती हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो है, नीचे से हम याद करने की कोशिश करेंगे। मैं मैप की हेल्प से स्पेशली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि काफ़ी आसानी से याद हो जाए। फ़िलहाल तो हमारे पास यही मैप है, इसी से हम कोशिश करेंगे समझने की। तो यहाँ आप देखेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो चलिए फटाफट बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मुझे याद भी करवाना है इसी वीडियो के अंदर। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कई बार अफ़गानिस्तान को ऐड नहीं किया जाता क्योंकि इसे 2004 में सार्क से जोड़ा गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझ गए कि कौन कौन सी कंट्रीज सार्क के अंदर आती हैं। तो वो है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया है, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और एक है बांग्लादेश, ये ऊपर दिया हुआ है। इन्हीं को, अफ़गानिस्तान को 2004 में ऐड किया गया था। आप अभी के एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये बुक थोड़ा पुरानी है, 1 साल पुरानी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आप सभी को कुछ बातें याद करनी होगी, जैसे कि भारत और जो श्रीलंका है, वहाँ पे आज़ादी के बाद जो भारत था वो 1947 में आज़ाद हो गया था। आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947। जो श्रीलंका था वो इसी के 1 साल बाद 1948 में स्वतंत्र हुआ, यानी इंडिपेंडेंट, उसको फ्रीडम मिली। तो क्या हुआ, इन दोनों देश में आज़ादी के बाद से, ये दोनों ही ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक डेमोक्रेसी बनी हुई है। लेकिन इसके आसपास के जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे क्या होता है, तख्ता पलट होता है। कभी सेना का शासन रहता है, कभी सेना का शासन रहा, कभी लोकतंत्र, कभी रहा। तो चलिए इस ऐसा ही होता रहा, जैसे, और कुछ देशों में राजतंत्र रहा, जैसे कि नेपाल और भूटान। और यहाँ पे सल्तनत रहा, कई वर्षों तक सल्तनत का शासन था। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक एक कंट्रीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मालदीव से। जैसा कि मैंने आपको याद करवाया, इस बुक में आगे पीछे दिया हुआ है, कुछ चीज़ें शुरुआत में दी हुई है, कुछ चीज़ें आगे दी हुई है। मालदीव के बारे में कहीं आगे दिया हुआ है, थोड़ा 1-2 लाइन लास्ट में दी हुई है। युद्ध के बारे में सारी कंट्रीज़ का एक साथ दिया है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, इसलिए हम एक एक करके कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे भाषाई क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं
उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक बड़े अनूठीपन की है। और इसमें यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जब तक अफ़गानिस्तान और म्यांमार भी शामिल किया जाता, मतलब अब जो अभी का टाइम है उसमें म्यांमार और अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, को भी शामिल किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से। तो जो दक्षिण एशिया पार्ट वो मेनली 7 कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 देशों के लिए वो हैं। अभी आपने पढ़ा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इसके अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार भी ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे जो दक्षिण एशिया में अधिकतर लोगों को लोकतंत्र के समर्थक हैं, ज़्यादातर लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, मालदीव में जो था वहाँ पे 1967, यदि आप डेट याद रखनी होगी आपको, वहाँ पे एक लंबे समय तक सल्तनत शासन चलता रहा। जो मालदीव था वहाँ पे एक लंबे समय तक क्या चलता रहा, सल्तनत शासन। फिर अभी वो गणराज्य, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, फिलहाल हमारे पास एक ही मैप अवेलेबल है, उसी की हेल्प से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस टाइम ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान है और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो एक अलग देश बांग्लादेश बन चुका है। तो 1947 में 2 पाकिस्तान थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। आप समझ गए होंगे पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ है और पूर्वी पाकिस्तान कहाँ था। तो अब हम देखते हैं ये दोनों एक देश के रूप में 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था। और बांग्लादेश को उस टाइम क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसका मेन जो रीजन था वो था भाषा। आज हमारे देश में ऐसा क्यों है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे मानते हैं हिंदी को, लेकिन रियलिटी यही है कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजभाषा है हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका विरोध किया जाता है। तमिल भाषा भी एक दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा है और इसका विरोध किया जाता है। ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान में। देखिए रिजल्ट क्या होता है जबरन किसी भाषा को थोपने का। तो हुआ क्या, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे इन्होंने जबरन बांग्लादेश के लोगों पर, जो पश्चिमी पाकिस्तान को उनका दबदबा था, और वो ऊपर उर्दू भाषा लादने लगे थे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन पर। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान की वो बंगाली संस्कृति के थे, बंगाली के साथ वो बंगाली भाषा को चाहते थे हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबरन तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, अब ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, एक अलग देश बन गया। 1971 में दोनों देश के बीच में वॉर हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया जीता है। आप सब जानते हैं कि गिनीज बुक में नाम है 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण सिलेंडर किया था। अब आप यहाँ देखिए डायग्राम, ये जो है बीच में आपको दिख रहा है ना, ये कोई इंसान नहीं है, ये जो कार्टून के हिसाब से ये है एक श्रीलंका, और इस तरफ आप देखें ये है सिंगली लोग, और ये है LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम। यदि आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है LTTE, ध्यान से देखिए LTTE, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगला। तो ये क्या थे, ये अल्पसंख्यक थे, श्रीलंका में अल्पसंख्यक थे ये लोग, इन्हीं का शासन चलता था, सब इन्हीं की बात, इन्हीं का पूरी राजनीति में दबदबा था। ये लोग अल्पसंख्यक, हमेशा इन पे अत्याचार होता, तो इन लोगों ने LTTE बना लिया। अब श्रीलंका के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि किसको देखें, ये इसके 2 हिस्से होने वाले थे श्रीलंका के LTTE की वजह से। भारत ने भी समर्थन किया, लेकिन फिर बाद में वापस ले लिया था राजीव गांधी के दौरान।
फिलहाल हम बुक से पढ़ रहे हैं जब तक PDF नहीं बन रही है। तो इसमें सहयोग का दौर भी शुरू हो गया था जब साउथ एशिया में। तो इन्होंने एक सार्क बनाया जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुत साधना आपस में सहयोग किया जाए। अब सार्क, साउथ यानी दक्षिण एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऐसे ही हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आसियान के बारे में। उसी प्रकार जैसा कि साउथ ईस्ट एशिया नेशंस ने मिलकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन ने मिलकर साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक एसोसिएशन बनाया था। उसी प्रकार रीजनल कॉरपोरेशन बनाने के लिए साउथ एशिया की कंट्री ने एक सार्क बनाया था, जिसका फुल फॉर्म आपको अभी पता चला, साउथ ईस्ट एशिया फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे इस तरफ है ये पाकिस्तान है और ये भारत और ये बॉर्डर दोनों देश। अभी बोल रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार्टून है, ये जो दर्शा रहा है, मैं उसे बता रहा हूँ। ये बॉर्डर पर ये कश्मीर है। तो अब ये जो पाकिस्तान, वो कह रहा है ये इंटरनेशनल अंपायर तय करना है कि कौन इसका फैसला करेगा। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ये देखें चांद तारा दिख रहा है जो अमेरिकी की, जो पाकिस्तानी झंडे का प्रतीक है। और यदि आप देखें भारत में, यदि जो अशोक चक्र है वो भारत का दिख रहा है, तो ये इंडिया को सिंबलाइज कर रहा है और ये पाकिस्तान को। अब ये अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत पाले में आया या पाकिस्तान की। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? UNO। यदि आप यहाँ पे कुछ स्टार्स देखें, लेट्स डू द MCQ। अब क्या करें, भक्तुरी आपने पढ़ा है टाइम हुआ।